गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में अनरियलाइज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट पर बात करना शुरू किया था। आज की क्लास में हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को लेकर कुछ शॉर्टकट्स पर बात करनी है कि किस तरीके से अनरियलाइज प्रॉफिट को हम शॉर्टकट से कंप्यूट कर सकते हैं, और फिर वो करने के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिर एक कंट्रोवर्सी है इसके ट्रीटमेंट पर, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट है, हमारा इंस्टीट्यूट और सीए इंस्टीट्यूट कुछ मुद्दों पर ना डिफर करता है। तो वो डिफरेंस क्या है, वो कंट्रोवर्सी क्या है, और हमें एग्जाम में क्या फॉलो करके आना है, वो सारी बातें आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी है। तो आइए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास की शुरुआत हम कुछ एग्जाम्पल से करेंगे। आप लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, मान लीजिए आपको सेल्स की फिगर दे रखी है 1,00,000 रुपए, और आपको ये बताता है कि हम ना जो प्रॉफिट कमाते हैं वो 20% ऑफ सेल्स कमाते हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि प्रॉफिट निकाल दीजिए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लोगे। बोला है भाई 20% हम सेल्स का कमाते हैं, सेल्स की फिगर हमारे पास है, तो प्रॉफिट कितना निकाल दोगे आप? 20,000। तो 1,00,000 रुपए का 20% 20,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। चलिए आइए, इसमें तो कोई इशू नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में मान लो जो गुड्स बेचे हैं आपको उसकी ना कॉस्ट दे रखी है, मान लो 80,000 रुपए, और आपको बताता है कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो 25% ऑफ कॉस्ट कमाया है। और फिर आपसे कहा जाता है कि प्रॉफिट निकाल के बताइए। तो क्या आप प्रॉफिट निकाल देंगे? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर भी कितना निकल के आएगा प्रॉफिट? सर इसने बोला है कॉस्ट का 25%, और हमें कॉस्ट बता रखी है, तो 80,000 का 25% अगर हम निकाल देते हैं तो 20,000 आता है। मेरे ख्याल से यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 3 से अब आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी होने लगेगी। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए हमको सेल्स दे रखी है 1,00,000 रुपए की, लेकिन हमको प्रॉफिट दिया है 25% ऑफ कॉस्ट। अब ये यहां पर अगर आप देखें तो पैरिटी नहीं है, एक इक्वालिटी नहीं है। क्या मतलब है सर आपका? एग्जाम्पल नंबर 1 में ना एक इक्वालिटी थी, मतलब अगर हमें प्रॉफिट जो था वो सेल्स के रिस्पेक्ट में परसेंटेज में दे रखा था, तो हमें गिवन भी सेल ही थी। मतलब प्रॉफिट का जो परसेंटेज था वो कहता है सेल पर हम 20% कमाते हैं, और हमारे पास सेल की फिगर थी। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था? प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट के रिस्पेक्ट में दे रखा था और हमें कॉस्ट गिवन थी। मतलब जो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है, जिसके ऊपर दे रखा है, वो चीज हमें पता है। पहले वाले एग्जाम्पल में प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पर था तो हमें सेल पता थी। दूसरे वाले एग्जाम्पल में प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे था तो हमें कॉस्ट पता थी। तीसरे वाले एग्जाम्पल में प्रॉब्लम क्या है कि हमें उसने बताई तो सेल है, लेकिन जो प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है वो हमको कॉस्ट पर दिया है। तो अगर मैं यहां पर 1,00,000 रुपए का 25% कंप्यूट कर देता हूं तो 25,000 जो निकल के आएगा वो गलत निकल के आएगा। वो गलत क्यों निकल के आएगा? क्योंकि बहुत ऑब्वियस ही बात है, प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में है, और हम इसको कॉस्ट पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर फिर हम सेल पर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमें गलत आंसर देगा। अब इन तरह की सिचुएशंस को कैसे डील करना है, मैं अब आपको पहले कहीं और लेके जा रहा हूं, मतलब कुछ बातें आपको बता रहा हूं, और मैं वापस इस एग्जाम्पल नंबर 3 पर आऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, और हो सके तो प्लीज पेन वेन छोड़कर सिर्फ मेरी बातों को सुनने पर ही ध्यान लगाना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर अभी वापस आऊंगा। अभी मैं आपके साथ एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेके कुछ बातें आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से प्लीज सुनना। मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने 80,000 की कॉस्ट के जो गुड्स हैं वो सब्सिडरी कंपनी को 1,00,000 रुपए में बेचे हैं। इसका मतलब अगर 80,000 की कॉस्ट के गुड्स 1,00,000 रुपए में हम सब्सिडरी कंपनी को बेचेंगे तो हम कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं? हम 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और हमारी सेल वैल्यू कितने निकल आएगी? 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब अगर ना हम ये पूछें कि हम यहां पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब होल्डिंग कंपनी कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा रही है, इसके दो जवाब दिए जा सकते हैं। अगर हम ये प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बताएं
तो प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ और निकल के आएगा, और इसी प्रॉफिट के परसेंटेज को अगर हम सेल्स के रिस्पेक्ट में बताएं तो वो कुछ और निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये पूछें कि हम कॉस्ट के रिस्पेक्ट में कितना कमा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 20,000 हमने कमाया है 80,000 की कॉस्ट पर, तो हमने देखा जाए 25% कमाया है, 25% कमाया है कॉस्ट का, 25% कमाया है कॉस्ट का। और मैं अगर इसी बात को सेल्स के रिस्पेक्ट में बताना चाहूं तो हम क्या बोलेंगे, हमने 20,000 रुपए कमाए हैं 1,00,000 रुपए की सेल पर, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने 20% कमाया है। कितना कमाया है? 20% कमाया है, लेकिन 20% किसके रिस्पेक्ट में है? सेल्स के रिस्पेक्ट में है। मतलब आप अगर 80,000 पर प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहते हैं तो आपको 25% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप 1,00,000 पर प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहते हैं तो आपको 20% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि कॉस्ट के रिस्पेक्ट में तो हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज 25% है, लेकिन सेल्स के रिस्पेक्ट में हमारी यही प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो 20% है। क्या इनमें से कोई एक बात गलत है? नहीं सर, दोनों ही बातें ठीक है। हम 25% कमाते हैं कॉस्ट का, ये भी बात ठीक है, और हम 20% कमाते हैं सेल्स का, ये भी बात ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों बातें इक्वल हैं। 25% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सेल्स, ये दोनों बातें इक्वल हैं। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर। 25% का मतलब हो गया 1/4, 25/100 करोगे तो क्या होगा भाई? मान लो मैं कह रहा हूं 25/100 इंटू कॉस्ट, 20% इंटू सेल। क्या हम कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल्स? 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल्स। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि जो ये दो रिलेशनशिप्स आपके सामने हैं, ये दोनों के दोनों हमको सेम रिजल्ट ही देते हैं? चाहे मैं कॉस्ट मतलब 80,000 का 1/4 करूं तब भी हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट आएगा, या फिर मैं सेल्स मतलब 1,00,000 रुपए का 1/5 करूं तब भी हमारे पास 20,000 ही निकल के आएगा। मतलब चाहे कॉस्ट का 1/4 कर लो, 80,000 का 1/4 कर लो, या सेल्स मतलब 1,00,000 का 1/5 कर लो, ये दोनों के दोनों हमें सेम ही प्रॉफिट देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। अब इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैं आपके साथ अब एक शॉर्टकट डिस्कस कर रहा हूं, जो कि शायद मैंने और भी किसी चैप्टर में जरूर डिस्कस किया होगा। मुझे याद आ रहा है रेशियोज में इस तरह की कोई डिस्कशन हुई थी तो शायद वहां पर हमने डिस्कस किया हो, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी शायद डिस्कशन किया हो, इसका लेवरेजेस के रिवीजन में भी शायद किया हो सकता है रिवीजन क्लास में मैंने हर एक रिवीजन क्लास में ना किया हो, लेकिन रेगुलर बैच में तो मैंने हर बार ये बात बताई थी, पर रिवीजन क्लास में भी मैंने जरूर 1-2 बार तो ये बात डिस्कस करी होगी, जो मैं यहां पर फिर वापस से कर रहा हूं। आइए जरा, अब हम ये कहना चाह रहे हैं इस बात को दिमाग में रखते हुए कि अगर हम 1/4 ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट कमाते हैं तो उसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब यह है कि हमने 4 रुपए की कॉस्ट लगाई और 1 रुपए का मुनाफा कमाया। अगर आप 4 रुपए की कॉस्ट लगाकर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो तो इसका मतलब आपने जो सामान है वो 5 रुपए का बेचा है। सोचिए, 4 रुपए की कॉस्ट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 5 रुपीज का। मतलब मुझे यही अगर रिलेशनशिप सेल्स के रिस्पेक्ट में चाहिए हो तो ध्यान रखिए, सेल जो होती है वो कॉस्ट से बड़ी होती है। तो और कैसे आती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। मतलब मैं कह सकता हूं कि हमने 5 रुपए के सेलिंग प्राइस पर 1 रुपए का मुनाफा कमाया है। अगर सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारा जो ये रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा है कि हमने 6 रुपए की कॉस्ट लगाकर 1 रुपए का मुनाफा कमाया है, इसका मतलब अगर 6 रुपए की कॉस्ट है 1 रुपए का मुनाफा है तो इसका मतलब हमने 7 रुपए में बेचा होगा। तो हमारा फिर यही रिलेशनशिप क्या बोलेंगे हम कि हम 7 रुपए की सेल्स पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसे अगर मैं कहता हूं कि मान लो 12 रुपए की कॉस्ट पर हमने 1 रुपए का मुनाफा कमाया है, तो 12 रुपए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब 13 रुपए का सेलिंग प्राइस होगा, तो 1/13 ऑफ सेल्स होगा। ये तो हुई कुछ बेसिक सी रिलेशनशिप। अगर सपोज मैं ऐसा कहता हूं कि हमने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया है 3 रुपए की कॉस्ट लगाकर, अब आप खुद सोच के बताइए, अगर 3 रुपए की कॉस्ट है 2 रुपए का प्रॉफिट है, इसका मतलब सामान आपने 5 रुपए का बेचा है। तो मैं ये कहूं कि 3 रुपए की कॉस्ट पर 2 रुपए कमाया, या फिर ये कहूं कि 5 रुपए के सेलिंग प्राइस पर 2 रुपए कमाया। ये 5 रुपए कहां से आया भाई? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 2/5 ऑफ सेलिंग प्राइस कमाया। अगर सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि हमने 3/7 ऑफ कॉस्ट मतलब 7 रुपए की कॉस्ट लगाकर 3 रुपए का मुनाफा कमाया है, तो हमने कितने का बेचा होगा? 10 रुपए में। तो हम क्या बोलेंगे? 3/10 ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमने 11/19 ऑफ कॉस्ट कमाया है, तो आप क्या बोलोगे? सर 11/30 ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब हमें क्या करना है? हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ देना है, और ये करते ही हमारे सेल्स के रिस्पेक्ट में भी प्रॉफिट का रिलेशनशिप आ जाएगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ने का क्या लॉजिक है? बिल्कुल प्योर कॉमन सेंस है। न्यूमरेटर में प्रॉफिट है, डिनोमिनेटर में कॉस्ट है,
तो सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए सेलिंग प्राइस कैसे आता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेल्स की फिगर बड़ी होती है तो हमेशा सेल्स का डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। आप देखिए, क्योंकि सेल्स की फिगर बड़ी होती है, यहां पे आप देख रहे हैं यहां 5 है, और यहां पर 5 है, यहां पे 4 था, यहां पे 7 है, यहां पर 6 था, यहां पे 13 है, यहां पे 12 था, यहां पर 5 है, यहां पे 2 3 था। मतलब सेल्स का डिनोमिनेटर आपको हमेशा बड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स की फिगर बड़ी होती है। नॉर्मल केसेस की बात करें, एक्सेप्शन में हाँ लॉसेस वगैरह है तो एक अलग बात है, फिर तो प्रॉफिट की बात ही नहीं होगी, फिर तो लॉस की बात होगी। लेकिन 99% केसेस में हमें प्रॉफिट की बात ही करनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स की फिगर हमेशा बड़ी ही होगी। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए, मान लो हम कहते हैं कि 3/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा सर? 3/13। अरे नहीं नहीं नहीं, ध्यान से नहीं देखा आपने, मैंने क्या लिखा है? 3/10 ऑफ सेल्स लिखा है। अगर सेल से कॉस्ट पे जाना हो तो फिर जैसे कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ा था, तो इस बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं 3/7 ऑफ सेल्स। सेल्स का डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको कहीं पर नोट करना है तो कर लीजिए, और ऊपर लिख लीजिएगा ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखकर इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 में वापस आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हमें यहां पर प्रॉफिट कॉस्ट के रिस्पेक्ट में दे रखा है, लेकिन हमारे पास है क्या? सेल्स है। तो हमें पहले प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा? सेल्स के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 25% ऑफ कॉस्ट है। 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया 1/4 ऑफ कॉस्ट है। और मुझे अगर इसको सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ देना चाहिए। भाई 4 रुपए की कॉस्ट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, इसका मतलब 5 रुपए का बेचा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अब क्योंकि आपके पास सेल्स के रिस्पेक्ट में आ गया है प्रॉफिट का रिलेशनशिप, तो अब आप इस 1/5 को सेल्स पर यूज कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,00,000 का 1/5 BCR आएगा। ठीक है, देखो आप ना इसको ऐसे भी सोच सकते हो। हमें यहां पर प्रॉफिट क्या दे रखा है? 25% ऑफ कॉस्ट। तो आप ये भी तो कह सकते हो 25/125 ऑफ सेलिंग प्राइस। भाई या तो इसको पहले 1/4 करके फिर 1/5 कर लो, या फिर आपको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जोड़ना है तो 25/100 का 25/125 हो जाएगा। भाई अगर 100 रुपए का कॉस्ट है, 25 रुपए का हमारा प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 125 में बेचा होगा। और यहां पर भी वही सेम बात है, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ सेल्स। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4, कॉस्ट 80,000, प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स। कैलकुलेट प्रॉफिट। क्या आप यहां पर भी प्रॉफिट को कंप्यूट कर पाएंगे? नहीं सर, सीधे तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास गिवन कॉस्ट है, लेकिन प्रॉफिट का रिलेशनशिप किसके साथ गिवन है? सेल्स के साथ गिवन है। इसका मतलब यहां पर भी हमें पहले इस प्रॉफिट के रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। और वो हम कैसे करेंगे? तो प्रॉफिट हमें दे रखा है यहां पर 20% ऑफ सेल्स, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स। और 1/5 ऑफ सेल्स में से हम कह सकते हैं हम 1/4 ऑफ कॉस्ट कमाते हैं। भाई इस बार आपने क्या किया? क्योंकि आपको सेल्स से कॉस्ट पर पहुंचना है, सेल्स का डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा क्योंकि सेल्स की फिगर बड़ी होती है। तो इस बार क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे। तो 5 में से 1 लेस किया तो वो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो अब हम यहां पर प्रॉफिट जो है वो निकाल पाएंगे
80,000 का 1/4 20,000। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब हम अपने कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन जून 2021 का है। आइए जरा इसको रीड कर लेते हैं। कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड इफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब होल्डिंग कंपनी की बात हो रही है, if the parents year end inventory includes at rupees 5,40,000 goods invoiced to it। गुड्स इनवॉइस्ड टू इट का क्या मतलब है? 5,40,000 में पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी को ये गुड्स बेचे गए हैं। किसने बेचे हैं? बाय इट्स 60% ओन्ड सब्सिडरी, मतलब हमारी सब्सिडरी कंपनी जिसमें हमारा 60% स्टेक है, उसने बेचे हैं। और कितना मुनाफा कमाया है? कॉस्ट प्लस 25%। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रॉफिट का रिलेशनशिप यहां पर किसके रिस्पेक्ट में है, तो आप क्या बोलोगे? सर कॉस्ट के रिस्पेक्ट में है, मतलब 25% ऑफ कॉस्ट। अगर हम कहते हैं कि 1/4 ऑफ कॉस्ट का हमारा प्रॉफिट है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। अब यहां पर एक बात बोली गई है कि जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उसमें हम 60% ओन करते हैं। देखिए हमारा सब्सिडरी कंपनी में कितना मर्जी भी ओनरशिप हो, जहां तक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करने का सवाल है वो तो हम सारा का सारा ही करते हैं। इसका मतलब हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालते वक्त ये नहीं सोचना कि हमारी वो कितनी परसेंट ओन सब्सिडरी है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए बस हमें ये चाहिए होता है कि जो गुड्स ग्रुप में बिके हैं वो अभी ग्रुप में ही हो, बाहर ना निकले हो। इसने साफ साफ लिखा है कि पेरेंट कंपनी की इन्वेंट्री में इंक्लूड है, मतलब नहीं बिका है। कितने के गुड्स नहीं बिके हैं? कह रहा इनवॉइस किए गए थे 5,40,000 में। इनवॉइस मतलब इतने रुपए में बेचे गए थे, तो उसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। अगर ये सेलिंग प्राइस है तो मैं इसके ऊपर कॉस्ट का परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे सेलिंग प्राइस वाला ही जो रिलेशनशिप है वो इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए आप यहां पर क्या करोगे? 5,40,000 क्योंकि सेलिंग प्राइस है इसलिए 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जरा बताओ कितना आता है 5,40,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई या फिर 5 से डिवाइड करने पर? 1,08,000 आ रहा है सर। तो 1,08,000 ऑप्शन में है हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 24 एग्जाम में आया एक और बार, जून 2022 में आया। आप देखेंगे बिल्कुल सेम लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया। इफ द होल्डिंग कंपनीज ईयर एंड स्टॉक इंक्लूड्स 2,70,000 गुड्स इनवॉइस्ड टू इट, वही सेम 60% ओन सब्सिडरी एट अ कॉस्ट प्लस 25%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? तो प्रॉफिट हमें दे रखा है 25% ऑफ कॉस्ट, तो ये हो गया 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 2,70,000 का इनवॉइस हमने रेज किया, मतलब इतने रुपए में बेचे होंगे, और स्टॉक में ये गुड्स इंक्लूड हैं ऑफ कोर्स, तभी अनरियलाइज प्रॉफिट की बात आ रही है। तो 2,70,000 को 5 से डिवाइड करने पर आता है 54,000। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ना कंसोलिडेशन के थोड़ा वक्त लेते हैं, ज्यादा थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ना मैं आपको सारे वर्किंग नोट्स बनवा दूंगा, और जो हमारी इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स होंगी उनका इंपैक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ने वाला होगा वो मैं इंपैक्ट आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बैलेंस शीट आप घर पे पूरी कीजिएगा फिर, ठीक? आइए जरा इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। हमें यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखी है एच और एस की। शेयर कैपिटल पता है हमको, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, ट्रेड पेबल है, और एसेट्स में हमारे पास मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स बताया है उसने कि हमने 3,40,000 की खरीदी है, और हमें यहां पर होल्डिंग रेशो दे रखा है 80% का होल्डिंग रेशो है। स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एट बैंक है। उसके बाद फिर हमें यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है। पहली एडजस्टमेंट, सरप्लस इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट ₹30,000 ऑन 1 अप्रैल 2011। मतलब बिगिनिंग का हमको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। कह रहा whereas जनरल रिजर्व हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड सिंस दैट डेट। कह रहा उस डेट से लेकिन जनरल रिजर्व में कोई बदलाव नहीं आया है, मतलब जितना जनरल रिजर्व लास्ट डेट पर है उतना ही जनरल रिजर्व बिगिनिंग में भी था, ये बोलना चाह रहा है।
उसके बाद एच लिमिटेड ने बोला है कि 80% शेयर्स एक्वायर किए, ये तो हमें ऊपर दिख गया। कौन सी तारीख को एक्वायर किए? 1 अक्टूबर 2011 फॉर ₹3,40,000। ये 3,40,000 का अमाउंट ये इसने बैलेंस शीट में भी दिया था। 80% का होल्डिंग रेशियो यहां भी इसने क्लेरिफाई किया था। यहां हमें क्या नई बात पता लग गई कि ये एक्विजिशन 1 अक्टूबर 2011 को हुआ है। इसका मतलब यहां पर टाइम रेशियो भी हमें देखना पड़ेगा और टाइम एडजस्टमेंट भी यहां पर यूज होगा। अब ये एडजस्टमेंट जो है, इस एडजस्टमेंट के लिए बेसिकली मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो इस एडजस्टमेंट को ना मैं अभी रीड करूंगा आपके साथ। आइए पहले हम अपनी जो नॉर्मल वर्किंग होती है पहले वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 25। और सबसे पहले हम अपने वो वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, होल्डिंग रेशियो 80%, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो के लिए जब भी कभी दिक्कत हो आपको तो 3 चीजें चाहिए होती है, बिगिनिंग की, एंड की। बिगिनिंग की डेट 1/4, एंड की डेट 31 मार्च, और हमने यहां पर एक्विजिशन किया है 1 अक्टूबर को, तो कह सकते हैं 6 महीने प्री के हैं, 6 महीने पोस्ट के हैं। तो हमारी जो टाइम रेशियो हो गई वो क्या हो जाएगी? 6:6। वर्किंग नोट नंबर 2, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। प्री, पोस्ट, टोटल। हम किसके प्रॉफिट्स को एनालाइज करते हैं? सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को एनालाइज करते हैं। सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में क्या क्या है हमारे पास? सर सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में हमारे पास है जनरल रिजर्व 80,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 60,000 का। जनरल रिजर्व हमारे पास कितने रुपए का है? 80,000 का बैलेंस है। और ये तो उसने क्लैरिफाई कर ही दिया कि बिगिनिंग की डेट से लेकर लास्ट डेट तक जनरल रिजर्व में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना लास्ट डेट पर जनरल रिजर्व दिख रहा है बिगिनिंग में भी उतना ही था। और बिगिनिंग में तो हमारे पास शेयर थे ही नहीं, हमने तो शेयर 1 अक्टूबर को खरीदे हैं। इसका मतलब ये जनरल रिजर्व हमारे शेयर्स एक्वायर करने से पहले ही कमाया जा चुका था। तो हम कह सकते हैं कि सारा का सारा जनरल रिजर्व प्री एक्विजिशन है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लास्ट डेट पर 60,000 दे रखा है, और इसने हमें बताया है कि बिगिनिंग की डेट पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो था वो 30,000 रुपीज का था। तो हम यहां पर 30,000 कह सकते हैं। ये तो सारा का सारा प्री हो गया। और जो बाकी का 30,000 है वो सारा का सारा पोस्ट नहीं है, वो सारा का सारा पोस्ट नहीं है, वो करंट ईयर का है। और करंट ईयर के कुछ महीने प्री के हैं, कुछ महीने पोस्ट के हैं। करंट ईयर के कितने महीने प्री के हैं? 6 महीने प्री के हैं। तो 6 महीने का प्रॉफिट इसमें से प्री को बिलोंग करता है। तो ये यहां से माइनस करके प्री में जोड़ देंगे। और इस प्रोसेस को हमने कहा था कि हम टाइम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। फिलहाल अगर मैं इसको यहीं पे जोड़ दूं तो ये हो जाता है 1,10,000, और ये है 30,000। और मैं अगर यहां पर टाइम एडजस्टमेंट करूं तो 6:6 के रेशो में ये टाइम एडजस्टमेंट होगा। 30,000 का 6/12 अगर हम करते हैं तो 15,000 रुपए हम यहां से माइनस करेंगे और यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो अगर मैं प्री का प्रॉफिट यहां से माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली सारा पोस्ट का ही बचेगा, और ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएंगे हमारे 1,25,000। अब आपको क्या करना है? इसमें से होल्डिंग का हिस्सा अलग करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा अलग करना है। होल्डिंग का 80% है तो माइनॉरिटी का हिस्सा 20% होगा। तो 1,25,000 का अगर मैं 80% कंप्यूट करता हूं तो ये 1,00,000 रुपए आता है, और 20% 25,000 आएगा। ऐसे ही 15,000 का अगर 80% निकालते हैं तो 12,000 यहां पर आएगा और 3,000 यहां पर आएगा। चलिए अब आप मुझे बताइए, होल्डिंग का जो हिस्सा होता है, प्री का हिस्सा कहां जाता है? ये बात हम कई बार कर चुके हैं। होल्डिंग का जो प्री का हिस्सा है वो सीओसी में जाता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाता है, और पोस्ट का हिस्सा बैलेंस शीट में जाता है, और माइनॉरिटी के दोनों हिस्से माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चले जाते हैं। इसके बाद हमारा बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3, जो कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का होता है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किस तारीख को बनेगा मुझे बता सकते हो आप?
सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डेट ऑफ एक्विजिशन पर बनता है, तो ये बनेगा 1 अक्टूबर 2011 को, है ना। अच्छा, हमने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है? सर हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो करी है 3,40,000 की, ये लिखी हुई यहाँ पर, तो 3,40,000। इसमें से हम माइनस करेंगे नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स भी कब के लोगे आप? सर नेट एसेट्स भी हम 1 अक्टूबर के लेते हैं, और उसके लिए हमें शेयर कैपिटल लेना पड़ेगा। शेयर कैपिटल टोटल कितनी है? 2 लाख रुपए की है। हम मान सकते हैं कि ये कैपिटल 1 अक्टूबर को भी रही होगी, हमारा हिस्सा इसमें 80% है, तो 2 लाख रुपए का 80% आएगा 1,60,000। और उस डेट पर प्रॉफिट्स जो थे, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स की बात अगर हम करें, जिस डेट पर हमने एक्विजिशन किया है उस डेट के प्रॉफिट्स को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स बोलते हैं। कितने प्रॉफिट्स थे उस डेट पर? प्रॉफिट थे 1,25,000 के। नहीं, ये हमने कंप्यूट कर तो लिया। उस डेट पर 1,25,000 के प्रॉफिट थे, और इन 1,25,000 के प्रॉफिट्स में से होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना था? होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 1 लाख रुपए का था। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर 1 लाख रुपए और जोड़ देंगे, तो हमारे नेट एसेट्स कितने के हो जाएंगे? नेट एसेट्स हमारे 2,60,000 के हो जाएंगे। 2,60,000 का सामान हमें मिला है, लेकिन खर्चा उसके लिए 3,40 कर दिया, ज्यादा रुपए दे के आए हैं। ज्यादा रुपए देने का मतलब आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है गुडविल के नाम का, तो 80,000 की गुडविल यहां पर हम लिख देंगे। मेरे ख्याल से क्लैरिटी है आपको। हालांकि ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आप अगर यहां पर बैलेंस शीट देखोगे तो लास्ट डेट के नेट एसेट्स आपको कितने के मिलेंगे? लास्ट डेट के नेट एसेट्स आपको मालिकों के पैसों को जोड़ने से मिलते हैं, तो 3,40,000 के हैं। लेकिन एक्विजिशन लास्ट डेट पे नहीं हुआ है, एक्विजिशन तो 1 अक्टूबर को हुआ है, तो हमें नेट एसेट्स भी कब के चाहिए? 1 अक्टूबर को। हम मान सकते हैं कि 1 अक्टूबर को शेयर कैपिटल 2 लाख की रही होगी, लेकिन 1 अक्टूबर के प्रॉफिट 1,40,000 के थोड़ी रहे होंगे। 1 अक्टूबर के प्रॉफिट थोड़े से कम होंगे। कितने हैं ये हमने कंप्यूट किया है, 1,25,000 के प्रॉफिट है। तो सोचिए, 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल रही होगी 1 अक्टूबर को, और 125 के प्रॉफिट, मतलब 3,25,000 के नेट एसेट रहे होंगे 1 अक्टूबर को। उसका 80% निकालोगे तो 2,60,000 आएगा, जो हमने यहां पर निकाली रखा है। और आप जरा ध्यान से सोचो ना, प्रॉफिट्स में सिर्फ 15,000 ही तो पोस्ट एक्विजिशन है भाई। सारे मिला के प्रॉफिट कितने के हैं? 140 के, उसमें से बस 15,000 तो सिर्फ पोस्ट के हैं, बाकी तो सारे प्री के है ना। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी और नेट एसेट्स एज ऑन 1 अक्टूबर की। अब आता है हमारा अगला वर्किंग नोट, मिनॉरिटी इंटरेस्ट। मिनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि ये हमेशा लास्ट डेट पर, मतलब बैलेंस शीट की डेट पर कंप्यूट होता है। बैलेंस शीट की डेट पर हम देखना चाहते हैं कि हमारे नेट एसेट्स में कितने हिस्सेदारी बाहर वालों की है। तो आपने देख ही रखा है लास्ट डेट के हमारे वैसे कितने के नेट एसेट्स हैं? 3,40,000। मिनॉरिटी इंटरेस्ट तो मैं वैसे भी वर्बली भी देख सकता हूं, 3,40,000 का 20% हिस्सेदारी किसी और के पास है, तो 3,40,000 का 20% निकालोगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहां पर 68,000 का निकल के आएगा। ये हमने वैसे भी देख लिया, आइए जरा हम इसे कंप्यूट भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम पहले शेयर कैपिटल में बाहर वालों की हिस्सेदारी देखेंगे। 2 लाख रुपए का 20% करोगे तो 40,000 आएगा, प्लस प्रॉफिट्स। लास्ट डेट के प्रॉफिट हमारे कितने हैं? 140 के हैं। 140 का 20% कर लोगे 28 आएगा, और या फिर ये रहा माइनॉरिटी का हिस्सा, ये जोड़ के भी तो 28 ही आएगा भाई। 28 ये बेसिकली क्या है? टोटल प्रॉफिट्स का 20% है लास्ट डेट के। तो यहां पर हमारा 25 प्लस 30, 25 प्लस 3 28,000 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा? 68,000। चलिए अब हम वो एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और वो एडजस्टमेंट नंबर सी जो है यहां पर, आइए जरा इसको रीड करते हैं। कहता है सम ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम एच लिमिटेड फॉर गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एस लिमिटेड टिल 31st March 2012. Only half of the goods had been sold while the remaining goods were lying in the godowns of H Limited on that date. अब ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसके थ्रू ना एग्जामिनर ने, मैं कह सकता हूं, एक तीर से दो निशाने मारे हैं।
एक तीर से दो निशाने मारने का मतलब इसी एक एडजस्टमेंट के अंदर उसने आपको म्यूचुअल ओइंग्स की भी एक एडजस्टमेंट दे दी है और अनरियलाइज प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट दे दी है। म्यूचुअल ओइंग्स कैसे पता लग रहा है, आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, अ सम ऑफ ₹10,000 ड्यू फ्रॉम। ये ड्यू फ्रॉम का मतलब क्या है कि अभी पैसे लेने हैं। ड्यू फ्रॉम किससे लेने हैं, एच से लेने हैं। किसको लेने होंगे, एस को लेने होंगे। और एस को लेने हैं ये कैसे पता, क्योंकि ये अमाउंट एस के ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्लूडेड है। ट्रेड रिसीवेबल्स आप भी जानते हैं डेटर्स का ही दूसरा नाम है कहीं ना कहीं। ट्रेड रिसीवेबल हालांकि एक वाइडर टर्म होती है, उसमें डेटर बीआर दोनों होते हैं, पर फिलहाल के लिए हम मानेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब उसके डेटर्स में इंक्लूड है। एस के डेटर्स में अगर इंक्लूड है तो उसका मतलब एच के क्रेडिटर्स में भी इंक्लूड होगा। और यहां पर इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो गुड्स हैं वो सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को बेचे हैं। गुड्स किसने किसको बेचे हैं, सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को बेचे हैं। और ये कैसे पता लग रहा है, आप देखिए इसने ये भी बताया है, ओनली हाफ ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड व्हाइल द रिमेनिंग गुड्स वर लाइंग इन द गोडाउन्स ऑफ एच। अगर एच के गोडाउन में ये गुड्स रखे हैं इसका मतलब एच ने खरीदे होंगे ना। अगर एच ने खरीदे हैं तो बेचे किसने हैं, सब्सिडियरी ने बेचे होंगे। मतलब यहां पर दो एडजस्टमेंट है। पहला वो ये कह रहा है कि 10,000 रुपए जो हैं वो एच से लेने हैं। किसको लेने हैं, एस लिमिटेड को लेने हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रा करना पड़ेगा। तो एक तो कॉन्ट्रा का एडजस्टमेंट होगा, दोनों तरफ से 10,000 उड़ा दिए जाएंगे। ये जो पहली लाइन है ये कॉन्ट्रा के लिए बताई गई है, और दूसरी लाइन जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए बताई गई है। और आप भी जानते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट तभी होती है जब जो गुड्स बेचे गए हैं एक दूसरे को वो गुड्स हमारे पास हो या पार्ट ऑफ द गुड्स हमारे पास हो। तो उसने यही बोला है कि आधे तो बिक गए लेकिन आधे अभी भी होल्डिंग कंपनी के गोडाउन में पड़े हुए हैं। इसका मतलब 10,000 रुपए अगर होल्डिंग कंपनी को देने हैं तो आधे गुड्स अभी भी इनके पास हैं। इसका मतलब 5,000 के गुड्स होल्डिंग कंपनी ने बेच दिए और 5,000 के गुड्स अभी भी होल्डिंग कंपनी के गोडाउन में है। तो हमें अनरियलाइज प्रॉफिट का जो एडजस्टमेंट है वो 5,000 पर करना है। तो क्या मेरी बातें समझ में आई है? मैंने यहां पर आपको बताया, यहां पर एग्जामिनर ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। कॉन्ट्रा कैसे पता लगा, ये वर्ड से ड्यू फ्रॉम। ड्यू फ्रॉम मतलब अभी पैसों का भी लेन देन बाकी है। कितने रुपए, 10,000। और ये पैसों का लेन देन हुआ क्यों, क्योंकि गुड्स खरीदे बेचे गए थे। किसने बेचे हैं, सब्सिडियरी कंपनी ने। कैसे पता लगा, क्योंकि उनके डेटर्स में इंक्लूड है। कैसे बेचे सब्सिडियरी कंपनी ने, 25% का प्रॉफिट कमाया है कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, आइए कॉन्ट्रा में तो आपको पता है कुछ करना ही नहीं होता, बस दोनों तरफ से 10-10 हजार रुपए उड़ा देंगे। हमें तो मेनली किसका कैलकुलेशन करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट का। तो वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट जो कमाया गया है वो 25% ऑफ कॉस्ट कमाया गया है। इसका मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट, और मुझे इसको सेल्स के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1/5 ऑफ सेल्स। चलिए, अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा सर? अनसोल्ड स्टॉक हमारा होगा 10,000 का टोटल सामान बेचा गया था, तो इसका मतलब हाफ अभी पड़ा हुआ है, 5,000 का अनसोल्ड स्टॉक होगा। अब आप मुझे बताइए ये 5,000 जो है ये कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है? मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि 5,000 का तो सामान रखा हुआ है, प्रॉफिट निकालने के लिए इसका 1/4 करोगे कि 1/5 करोगे? ध्यान रखें ये 5,000 जो है ये सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू है, कैसे पता लगा? क्योंकि एस लिमिटेड ने 10,000 रुपए अपनी किताबों में एज अ ट्रेड रिसीवेबल लिखे हैं। एस लिमिटेड कह रही है मुझे सामने वाले से 10,000 रुपए लेने हैं। अच्छा, मुझे कितने रुपए लेने होते हैं? जितने का मैंने सामान बेचा होता है। इसका मतलब ये 10,000 रुपए सेल वैल्यू है। 10,000 रुपए का सामान बेचा गया था, इसमें से आधा हमारे पास है, मतलब 5,000 जो है ये सेल प्राइस है। और अगर 5,000 सेल प्राइस है तो फिर अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो कितना निकल के आएगा? 5,000 का 1/5, ये आ गया 1,000 रुपीज। जैसे कि मैंने आपसे कहा, पूरी बैलेंस शीट बनाने की बजाय
मैं आपको ना ये जो एडजस्टमेंट हमने करी है इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ने वाला है वो इम्पैक्ट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये हिंट्स आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इसमें एक कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा कितने रुपए का है? 10,000। मतलब म्यूचुअल ओइंग्स कितने रुपए का है? 10,000। तो हमें क्या करना होगा, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे आप दोनों कंपनी के ट्रेड पेबल्स लिखेंगे, दोनों कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे। ये सारी फिगर्स ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स की मैंने कहां से पिक करी है? बैलेंस शीट से पिक करी है, इंडिविजुअल बैलेंस शीट से पिक करी है। तो मैं यहां से 10,000 रुपए यहां रिड्यूस करने वाला हूं और 10,000 रुपए हम यहां से रिड्यूस करने वाले हैं। तो आप जरा देख के बताइए टोटल करके कितना आएगा। सर ये हो जाएगा 95,000 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 50 प्लस 30 80 माइनस 10 70,000। और जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है उसको हम माइनस करते हैं एक तरफ तो स्टॉक से। भाई स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, 4,000 की चीज यहां पर 5,000 में दिख रही है, तो 1,000 हमने यहां से माइनस कर दिया और दूसरा 1,000 हम कहां से माइनस कर देते हैं? प्रॉफिट्स में से। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ना हो सकता है एक सवाल आ रहा हो, बस वही कंट्रोवर्सी है जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो मैं वो सवाल अभी आपके दिमाग में लेके आऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। पहले इस क्वेश्चन की ये एडजस्टमेंट को पूरा कर लेते हैं। ये क्या आ रहा है यहाँ पर बताइए जरा। सर ये आ रहा है 1,11,000 और ये आ जाएगा 2,99,000। ठीक है, तो बैलेंस शीट में लेजर बैलेंसेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये बैलेंस शीट आप पूरी घर पे बनाइएगा। बैलेंस शीट अगर आप पूरी घर पे बनाएंगे तो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 12,14,000 आएगा। ठीक है, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 12,14,000 आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाना नहीं भूलेंगे। और इस क्वेश्चन में हमारी गुडविल आई थी, तो गुडविल को भी प्लीज एसेट साइड पे जरूर दिखाना, मतलब मैच कर जानी चाहिए आपकी बैलेंस शीट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर आप किस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे। देखिए, अगर मान लीजिए मैं सीए स्टूडेंट्स को कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ा रहा होता फॉर एग्जांपल, तो पता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट को सिखाने के लिए मैं सबसे पहला काम क्या करता, पहले मैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांटता। मैं कहता अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को गुड्स बेचती है तो ये ट्रीटमेंट है, सब्सिडरी कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी को बेचती है तो ये ट्रीटमेंट है। होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी को गुड्स बेचती है तो एक पेरेंट कंपनी ने अपने कंट्रोल में जो कंपनी आती है सब्सिडरी कंपनी उसको बेचे हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन को डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। और अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को बेचती है तो जो कंपनी कंट्रोल में है उसने पेरेंट कंपनी को बेचा है, ऊपर की तरफ बेचा है, तो हम बोलते हैं वो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। मतलब होल्डिंग बेचे तो डाउनस्ट्रीम, सब्सिडरी बेचे तो वो अपस्ट्रीम। पहले तो मैं ये दो ट्रांजैक्शन में बाइफरकेट करवाता, उसके बाद में ट्रीटमेंट बर्बाद करता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों केसेस में जो ट्रीटमेंट है वो फर्क कर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने किया, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई एक तरफ से स्टॉक घटाओ एक तरफ से प्रॉफिट घटाओ। ये जो ट्रीटमेंट है ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस के लिए बिल्कुल ठीक है। होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा, इसका मतलब होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, तो हम यहां पर होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से घटा रहे हैं। और सब्सिडरी कंपनी के स्टॉक में ये प्रॉफिट भी होगा, तो हमने जब ये प्रॉफिट घटाया तो कहीं ना कहीं सब्सिडरी का स्टॉक बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट है। लेकिन सोचिए अगर ये ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम है, मतलब सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है, तो उस केस में तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। और अगर सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में जुड़ा हुआ है तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स का 100% हिस्सा होल्डिंग का थोड़ी है, उसका कुछ हिस्सा तो माइनॉरिटी वालों का भी है। मतलब अगर ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम है, सब्सिडरी कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी को गुड्स बेचती है तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं, और सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स का सारा हिस्सा होल्डिंग के पास थोड़ी है, उसका कुछ हिस्सा तो माइनॉरिटी के पास भी है। मतलब उस केस में कुछ ट्रीटमेंट, कुछ एडजस्टमेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी होनी चाहिए। तो मैं अगर मान लो सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता तो वहां पर, अब इसको लेके भी ना बड़े माइन्यूट पॉइंट्स आ सकते हैं बहुत से, और इफ्स एंड बट्स बहुत से केसेस आ सकते हैं, पर ये सारा चक्कर हमारे इंस्टीट्यूट ने नहीं रखा। आईसीएसआई कहता है ना हम सिंपल रखेंगे, इंस्टीट्यूट ने कहा आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम है, आपको बस ये देखना है ग्रुप के बीच में गुड्स बिके हैं, हाँ बिके हैं। अगर गुड्स के बीच में गुड्स बिके हैं तो आपको ये नहीं देखना कि कौन बेच रहा है, आपको बस ये देखना है कि हाँ बिके हैं। अगर वो अनसोल्ड है तो बस आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालो, आप स्टॉक में से घटाओ, आप प्रॉफिट में से घटाओ, बात खत्म कर दो। ये मत देखो डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में, दोनों में एक ही काम कर दो। ये हमारा आईसीएसआई बोलता है। ये 2012 का क्वेश्चन कराया मैंने आपको। 2012 की अगर गाइडलाइन खोल के देखोगे तो उसमें ऐसे ही किया हुआ है, और अगर हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को देखोगे तो वहां पर इंस्टीट्यूट ने हर तरह का क्वेश्चन ऐसे ही कर रखा है।
तो सर फिर बता क्यों रहे हो, आप बस समझा के छोड़ देते। अरे मुझे बताना इसलिए पड़ा क्योंकि होता क्या है ना, आपके और हमारे बीच में ना बहुत लोग आग लगाने का काम करते हैं। अब वो कौन लगाएगा आग? मान लो घर में आपके कोई भैया दीदी सीए कर रहे हैं, ठीक है, वैसे आपसे कोई मतलब नहीं होगा उनका, बिल्कुल आपको शायद किसी तरीके से ठीक से गाइड भी मुश्किल करें, मतलब करते होंगे, अच्छे भाई बहन भी होते हैं, लेकिन कई बार सिबलिंग्स जो है उनका खुद पे इतना प्रेशर होता है, वैसे वो आपकी पढ़ाई में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो एडजस्टमेंट देख लेते हैं आपकी, अच्छा आपके सर ने ऐसा कराया, ऐसा तो होता नहीं, ये तो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, इसको तो ऐसे ट्रीट करना चाहिए, हमारे नोट्स में देखो हम सीए के बच्चे ऐसे कर रहे हैं। मतलब वो एक तो सीए का स्टूडेंट होकर थोड़ा सा एक ईगो फील करके आपको कहेगा ये तुम कर रहे हो जो गलत कर रहे हो। अब वो हमारे और आपके बीच में आग ना लगा पाए, अब आपको मैंने ये बात बता दी, हाँ वो जो वो बताएगा वो भी ठीक है, उनके लिए वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये ठीक है। हम अगर अपना ज्ञान लगा के, हम अपना अगर कोई नॉलेज दिखा के आए कि नहीं देखो ये तो ऐसे ठीक होगा, ये ऐसे ही होना चाहिए, नंबर कट जाएंगे। हम अगर आईसीएसआई के बताए हुए सॉल्यूशंस के अलावा कुछ और करके आएंगे, हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेगा। ये बहुत सी सर्टिफाइड कॉपी देखी मैंने, इंस्टीट्यूट की एजम्पशंस के अलावा कुछ और करके आते हैं, इंस्टीट्यूट नंबर काट लेता है। हमें अपने मार्क्स से भी प्यार है। आप सीए स्टूडेंट से भी पूछेंगे ना तो उनके वहां पर भी ऐसी बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज हैं जो कि एक्चुअली में गलत हैं, पर इंस्टीट्यूट वैसा ही आंसर उनसे भी एक्सपेक्ट करता है। वो सीए इंस्टीट्यूट के आंसर के अलावा कोई और आंसर दे के आते हैं, सीए इंस्टीट्यूट भी नंबर काट लेता है। इसी बात पे कई बार प्रोटेस्ट भी चल रहे होते हैं। मतलब ये कहने का है, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको कोई सीए स्टूडेंट आपसे बोलता है कि नहीं ये तो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आपको बस ये बोलना है माइंड योर ओन बिजनेस। आपके लिए जो कर रहे हो वो आपके लिए ठीक होगा, हमारे लिए यही ठीक है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने, सीएस इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही करने के लिए बोला है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब होता पता है दुख क्या होता है कि देखो मैंने भगवान की दया से तीनों क्वालिफिकेशन ले ली, ठीक है, सीए 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 में, वो मेरी बात सुनने की बजाय वो ऐसे किसी स्टूडेंट की बात सुन रहे हैं जो अभी खुद स्टूडेंट है, अभी खुद भी वो पास नहीं हुआ है, खुद भी अभी इंटरमीडिएट या फाइनल स्टेज पर है, वो उसकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और मैंने क्लास में करा दिया, बोल भी दिया कि हमारा इंस्टीट्यूट क्योंकि ऐसा कर रहा है, मैं ऐसे करवा रहा हूं। मैं अगर किसी सीए के बच्चे को पढ़ा रहा होता तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता, लेकिन क्योंकि ये क्लास जो है वो आईसीएसआई सीएस के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्डेड है। ऑफ कोर्स 90% जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, 90-95% कंटेंट या कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, लेकिन कुछ डिस्क्रिपेंसी दोनों इंस्टीट्यूट्स के बीच में होती है, और वो डिस्क्रिपेंसी यहां पर एक है, और भी कई जगहों पर होती है लेकिन यहां पर भी एक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से मेरी ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसको अब अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो आपके लिए अब क्या फाइनल कंक्लूजन निकला? आपको ये बात नहीं देखनी है, बीइंग अ सीएस स्टूडेंट, आपको ये बात नहीं देखनी है कि किसने किसको गुड्स बेचे हैं, होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचे हो, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचे हो। आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है और दोनों तरह से, मतलब प्रॉफिट्स में से और स्टॉक में से माइनस कर देना है। आपको और कुछ भी नहीं सोचना है। देखिए अगर आप हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये बात जरूर नोटिस करी होगी कि अगर आपने कोई हमारी रेगुलर क्लास देखी है या फिर कोई रिवीजन क्लास देखी है, तो मैंने किसी भी कॉन्सेप्ट को ना जल्दबाजी में नहीं पढ़ाया है, चाहे रिवीजन क्लास हो या रेगुलर क्लास हो। मतलब मेरा तरीका रहता है कि जो चीज करवाओ वो ठीक से करवाओ, अदरवाइज करवाने की नीड नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं 10 घंटे में पूरा सिलेबस को रिवाइज करवा दूं या आधे घंटे में एक टॉपिक को रिवाइज करवा दूं। ये पॉसिबल तब है जब सारे स्टूडेंट तो यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, उन सब ने मुझसे ही क्लासेस ली हो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपने अलग अलग जगह से कहीं से भी क्लासेस ली होंगी, मुझसे भी हो सकता है ली हो। अब क्योंकि यूट्यूब पर अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग अकेडमीज के स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी वाले भी स्टूडेंट हो सकते हैं, तो मुझे अगर सबको साथ लेके चलना है तो मुझे एक पहले से अपने लिए एक स्पीड डिसाइड करनी होगी, एक तरीका डिसाइड करना होगा, और वही तरीका मैं फॉलो करता हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, इस टॉपिक को और भी बहुत कुछ इस टॉपिक में बताया जा सकता है। इस टॉपिक में डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है, बोनस का एडजस्टमेंट है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट है। लेकिन मैंने कोशिश करी कि पहले पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने रेडी कर दूं, कुछ एक आध इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे डिस्कस करी। अब टाइम का कॉन्स्टेंट है, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अगले सेशन के लिए मौका लगा तो मैं जो बाकी का इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो जरूर यूट्यूब पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी जून सेशन के लिए क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, और ऑफ कोर्स मैं अगर अब वो वीडियोस आगे की डाल भी दूंगा तो आप में से बहुत से बच्चे वो देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, हमने जो इस टॉपिक का अभी तक का डिस्कशन किया है वो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में किया है, और मुझे लगता है कि आपने अब कहीं से भी क्लासेस ली होंगी, आपकी थोड़ी सी समझ और डेवलप हुई होगी, जरूर आपको वैल्यू एडिशन लगा होगा।
अब आपका काम क्या है कि आपने जहां से भी क्लासेस ली हैं आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, तो बाकी की एडजस्टमेंट्स को प्लीज आप अपने नोट्स से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि हमने बेसिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। शायद अब आपके सोचने का जो जो तरीका है, जो नजरिया आपका है, वो काफी हद तक इंप्रूव बदला होगा। तो अब आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। और अगर आपने मुझसे ही क्लासेस ली हैं तो हमने तो पता नहीं क्लास में कितनी प्रैक्टिस करी है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर एक एडजस्टमेंट पर मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई है। कितनी बार हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स, बैलेंस शीट, और आपको याद होगा तो लास्ट में तो मैंने पूरा एक फॉर्मेट बनवाया था आपको, जहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स में, वो सारी की सारी मैंने वहां पर आपको एक साथ लिखवा दी थी। तो आप प्लीज रिवीजन अब अच्छे से कीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही कोई हम टॉपिक खत्म करते हैं तो जो क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व किए होते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखने लगते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका पीडीएफ जो है वो आपको अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखने लगेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं मैं वहां पर भी उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से अपने एग्जाम्स देना, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको कई बार अलग अलग वीडियोज में दिया ही है। Thank you so very much. Take care. Bye.